हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 16 से 22 अप्रैल 2023 का। और आपको पता होगा, अगर आप पिछले सप्ताह या उससे पहले भी देखते होंगे वीकली वाला, तो पिछले एक सप्ताह के इसमें जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसका सार होता है, संक्षेप में आपको बताते हैं। ठीक है, MCQ। तो शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे क्या होने जा रहा है। तो 4 महीने के यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टोटल करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो आ रहा है लाइव। देखना मत भूलना, 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। ठीक है, इस दिन टोटल करंट अफेयर्स मैराथन होगा कुछ घंटे का। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। और आपको तो पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज देते हैं। तो यहाँ पर राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, अदालत के फैसले, इन सबसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने 51 ईयर पुराने सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किया है? आंसर होगा इसका असम। ठीक है, कब समझौता हुआ है? 20 अप्रैल 2023 को हुआ है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किस केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में किया है? आंसर होगा इसका अमित शाह। कौन है वो? देश के गृह मंत्री हैं। तो ये हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ये समझौता हुआ है दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में। ठीक है, 51 ईयर मतलब जब से अरुणाचल प्रदेश का औपचारिक रूप से वो असम से अलग हुआ, तब से ये विवाद चल रहा था कई सारे गांवों में। तो उसको लेकर सुलझाने की एक कोशिश हुई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आप देख रहे हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा असम, ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये है मेघालय। तो साल भर पहले की बात है, मेघालय के साथ भी डिस्प्यूट था, उसको भी समझौता किया गया था। और अब अरुणाचल प्रदेश के साथ हुआ है। तो असम की बात कर लें, असम के साथ हुआ समझौता और अरुणाचल प्रदेश का। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। राजधानी है दिसपुर। और अरुणाचल प्रदेश, उसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा। आंसर होगा इसका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तो उन्होंने ही इस प्रतिमा का अनावरण किया है 14 अप्रैल 2023 को। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होती है उस दिन। तो ये जो मूर्ति है इसी का अनावरण किया गया। कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, उसी के किनारे जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसी के पास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? आंसर होगा मुंबई। ठीक है, एप्पल के CEO टिम कुक वो खुद मौजूद थे। 18 अप्रैल को उन्होंने ये फ्लैगशिप स्टोर खोला है मुंबई में, दूसरा दिल्ली में। ठीक है, एप्पल CEO टिम कुक है। हेडक्वार्टर है कहाँ? कैलिफोर्निया USA में। स्थापना हुई थी 1976 में। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से 2 नए सूचकांक यानी इंडेक्स लॉन्च किए हैं? आंसर का इसका REITS और INVLTS। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये 2 इंडेक्स नए जारी किए हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये इंडेक्स होता क्या है? दरअसल शेयर बाजार में एक खास तरह की कंपनियों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और वो होता है इंडेक्स। और उन सब का जो परफॉर्मेंस होता है वो एक साथ चलता है उसका। ठीक है, मतलब कि कोई कंपनी ऊपर गई, जैसे रियल एस्टेट की कंपनी, रियल एस्टेट में कई सारी कंपनी है, जैसे JP हो गया, इसके अलावा अंसल हो गया। तो इन सब का जो उतार चढ़ाव है उसका एक एवरेज मान लिया जाता है और लोग सीधे इसी में अपना फंड लगा सकते हैं, कोई एक कंपनी की बजाय। ठीक है, तो ये है। चलिए अब इवेंट, घटनाएं, दुर्घटनाएं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। किस राज्य में पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की गई है? ठीक है, या किस राज्य ने की है? आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। ठीक है, 10,000 रुपये हर पंचायत को दिया जाएगा। ढेर सारे पंचायत हैं और ये मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ परब सम्मान निधि योजना है वो शुरू की गई। क्या है? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान योजना, उसी के तहत छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी है रायपुर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सप्ताह के। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF अवेलेबल है, वो है सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर, और वो प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो मात्र 199 का 1 साल का मेंबरशिप प्लान है। उसमें PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। उसके बाद मॉक टेस्ट होता है एवरी वीक को, करंट अफेयर्स का, और एवरी मंथ को। ठीक है, तो आज का वीकली टेस्ट देना मत भूलना, सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप है। साथ में टेस्ट सीरीज है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए जो भी आप देने जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय तैराक ने 58th मलेशियाई इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? 5, बड़ी बात। आंसर होगा वेदांत माधवन। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? तो मलेशिया में ही हुआ है, और ये 16 अप्रैल को ये फाइनल हुआ, मतलब 13 से 16 अप्रैल तक था। तो ये 5 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर। कौन है ये? तो एक तो तैराक हैं, और दूसरी बात की जो R माधवन है ना, एक्टर, उनके बेटे भी हैं। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। आंसर होगा इसका भगवानी देवी डागर। ठीक है, ये देख रहे हैं भगवानी देवी डागर, दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली हैं, और ये 9th वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 तो पोलैंड में हुआ था, तो वहाँ से वो जीत कर लौटी हैं। ठीक है, किन किन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने? 60 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक, और शॉट पुट यानी गोला फेंक। तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, फोटोग्राफ कुछ ये रहा दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो वो पहुंची उस वक्त का है। अगला क्वेश्चन, विश्व चेस आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीता है? आंसर होगा डी गुकेश। ठीक है, तो ये अप्रैल में हुआ है, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ, और ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फाइनल में ये जीत हासिल की है। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? कौन है मिस इंडिया 2023? आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। ठीक है, नंदिनी गुप्ता को 15 अप्रैल की देर रात को ये फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया, ये खिताब मिला है। सवाल होगा किसने ताज पहनाया? तो मिस इंडिया 2022 यानी पिछले साल की जो मिस इंडिया सिनी शेट्टी, तो उन्होंने ताज पहनाया। और कहाँ पर आयोजन हुआ ये? आमतौर पर मुंबई में होता रहा है, लेकिन ये इम्फाल में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये भी सवाल हो सकता है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी में। ठीक है, नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं, 19 साल की हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, मैल्कम अदिसेशिया पुरस्कार 2023 की विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा इसका उत्साह पटनायक। ठीक है, अर्थशास्त्री हैं प्रसिद्ध उत्साह पटनायक, तो उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अब इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ, UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो उसकी रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023। तो उसके अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा हो गया? आंसर होगा भारत, इंडिया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है, और दुनिया में भारत की आबादी कितनी हो गई है? तो 142.86 करोड़, और उससे कम हो गया चीन का 142.57 करोड़। चीन की आबादी में ना गिरावट शुरू हो गई है। ठीक है, अभी इंडिया की आबादी आगे बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है, और लगभग 1945 से 50 के बीच में फिर इंडिया की आबादी भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और क्यों होगी? क्योंकि जो भारत की कुल प्रजनन दर है ना, वो
अनुमानित ये चल रही है इस वक्त। और आबादी को लगातार बढ़ाए रखने के लिए 2.1 होना चाहिए या बरकरार रखने के लिए। तो आगे आने वाले वक्त में लगभग 1945-50 के बीच में हम लोग की आबादी भी, इंडिया की आबादी भी डाउन होना शुरू होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे कि किस उम्र के कितने लोग हैं, तो 14 साल से कम उम्र के 25% लोग हैं। ठीक है, 15 से 64 साल के 68% लोग हैं और 65 साल से ऊपर के 7% लोग हैं। ठीक है, तो हमारी जो काम करने वाली आबादी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में वर्कफोर्स बन सकते हैं अगर इस आबादी का बेहतरीन यूज़ किया जाए तो। ठीक है, वैसे जहाँ तक स्किल की कमी है भारत में, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री भी इसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रही है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जो युवा हैं उनको बेहतर एजुकेशन स्किल दिया जाए ताकि इसका यूज़ हो सके। ठीक है, क्योंकि इतनी आबादी होने का मतलब है कि हम काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी भी माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवित रहने की संभावना क्रमशः क्या है? तो आंसर होगा 71 और 74। ठीक है, हाँ, डेली करंट अफेयर्स वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो आंसर जो है ना यही है, 71 है पुरुषों का और 74 है महिलाओं का। ये अभी जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनकी नहीं है कि इतनी एवरेज लाइफ होगी। जो अभी जन्म ले रहे हैं 2023 में, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो पुरुषों की 71 और महिलाओं की 74 ईयर होगी। सबसे बेहतरीन जो है ना वो जापान का है, पुरुषों का 82 और महिलाओं का 88 ईयर। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, AI इंडेक्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग बताएं। आंसर होगा 5th। ठीक है, तो निवेश जो आ रहा है उसमें भारत की रैंकिंग 5वीं है। और ये इंडेक्स किसने जारी किया है? तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उसने जारी किया है। ठीक है, तो ये 2022 का आंकड़ा है, रिपोर्ट तो 2023 की है। ओके, नंबर 1 पर USA है, सेकंड पे चीन है, थर्ड पे यूनाइटेड किंगडम है, फोर्थ पे इजराइल है और फिफ्थ पे भारत है। भारत की 57 कंपनियों को फंड मिले हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिले। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन होगा, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की जो कंपनी है उसने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया और 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया, फट गया। आंसर होगा स्टारशिप। ठीक है, स्टारशिप खास तौर पर ये दुनिया का इकलौता ऐसा है जो कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कारोबारी एलन मस्क, उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है और ये स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट था। इससे पहले जो भी टेस्ट हुए थे तो कुछ ऊंचाई पर उड़ाकर फिर नीचे ले आया गया था। तो हुआ ये कि लॉन्चिंग तो हुई, उसमें सुपर हेवी ये नीचे में बूस्टर लगा हुआ है। तो बूस्टर से अलग होना था इस रॉकेट को जो ये ऊपर वाला देख रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि कुछ इसके जो इंजन है वो काम करने बंद कर दिए, तो उसकी वजह से फिर इसको विस्फोट कर देना पड़ा। उसमें ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि अगर रॉकेट को नुकसान हो रहा है या रॉकेट अगर गिरने की स्थिति में है तो आसमान में ही वो विस्फोट हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ उसको भेजा जाता है। तो वही हुआ, उसने अपने आप को विस्फोट कर लिया ताकि जब वो नीचे गिरे तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो। अब एलन मस्क ने कहा है कि अब बहुत कुछ सीख गए, अब अगला कुछ ही महीने में हम ट्रायल करेंगे, फिर से लॉन्च करेंगे। और ख़ास बात है कि एलन मस्क की कि वो असफल खूब होते हैं और जब वो फिर असफलताओं से सीखते हैं, उसके बाद जब सफल होते हैं तो फिर नायक के तौर पर दिखते हैं हमें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल यानी मून टू मार्स
प्रोग्राम का चीफ बनाया? आंसर होगा अमित छत्री। ठीक है, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं। मून टू मार्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम मार्स तक पहुंचने के लिए मून का इस्तेमाल करें। मतलब यहाँ से सबसे पहले हम मून पर जाएं और यहाँ वेट करें कि मार्स थोड़ा नज़दीक आए और फिर हम यहाँ से यहाँ चले जाएं। वजह क्या है कि इसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी ग्रेविटी कम है, तो हमें काफ़ी एनर्जी लगती है यहाँ से इस ऑर्बिट तक पहुँचने में। तो एक बेस बन जाएगा, यहाँ से हम सीधे यहाँ आ जाएं और फिर वैज्ञानिक यहाँ से मार्स तक आसानी से पहुँच सकें। इससे क्या होगा? वक्त बचेगा, लागत बचेगी और एक बेस हो जाएगा वहाँ पर। तो उससे वहाँ पर वैज्ञानिक रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो एक काफ़ी फ़ायदा होगा वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में। ठीक है, अब जो निधन हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा दिवंगत यश चोपड़ा। क्वेश्चन होगा दिवंगत यश चोपड़ा, उनकी पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया 20 अप्रैल 2023 को। तो इनमें से क्यों चर्चित थी, क्या थी वो? आंसर होगा प्लेबैक सिंगर, यानी हिंदी में कहेंगे पार्श्व गायक। ठीक है, बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थी, लेखिका भी थी, अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी थी। 74 ईयर की थी। उनका निधन मुंबई में हुआ निमोनिया की वजह से। बहुत सारे गाने गाए उन्होंने, जैसे कि एक फेमस गाना बताऊं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म जो थी, उसमें घर आजा परदेसी जो सॉन्ग है इन्होंने ही गाया था। अब योजना से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्वेश्चन। इनमें से किसे राज्य बनने के 60 ईयर में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी की मंजूरी मिली है? नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी मिली है। मतलब वहाँ पर उस राज्य में, जो उस राज्य के गठन के 60 साल हो गए हैं और पहला मेडिकल कॉलेज वहाँ पर खोला जा रहा है। आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, देखिए नागालैंड जो है ना वो असम से अलग हुआ था 1963 में, अलग राज्य बना था। 60 साल में पहली बार वहाँ पर मेडिकल कॉलेज वहाँ की राजधानी कोहिमा में स्थापित हो रहा है। नागालैंड यहाँ पर ये रहा, हल्के ग्रीन कलर में जो है, तो कोहिमा इस जगह पर है, तो वहीं पर मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है। हालांकि बिल्डिंग वगैरह बन चुकी है। तो अब ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, पहले एमसीआई हुआ करता था। एमसीआई किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट को मान्यता देता था, लेकिन सरकार ने उसको भंग कर दिया था क्योंकि बहुत सारे करप्शन के आरोप लगे थे। और फिर एनएमसी की स्थापना की थी, नेशनल मेडिकल कमीशन की। तो वही देश भर के मेडिकल कॉलेजों को लाइसेंस या अनुमति देने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसी साल जून जुलाई से वहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 100 सीटें हैं एमबीबीएस की, उसमें से 85 सीटें नागालैंड के बच्चों के लिए हैं और 15 सीटें अन्य राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। अगला क्वेश्चन, किस शहर में पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी जो है वो असम का सबसे बड़ा शहर है, हालांकि राजधानी है असम की तेजपुर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को वहाँ जाकर इस एम्स का उद्घाटन किया। 2017 में इन्होंने ही नींव रखी थी और अब बन के तैयार हो गया है। तो पूर्वोत्तर का पहला एम्स है ये। ओके, 750 बेड हैं। चलिए दोस्तों, और यहाँ ये एम्स की पूरी बिल्डिंग दिख रही है आपको। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की, तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका? आंसर होगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है वो? जी किशन रेड्डी। तो उन्होंने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को रवाना किया 14 अप्रैल को, और ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी और जो भी अंबेडकर से जुड़े हुए जो स्थल हैं वहाँ पर वो पहुँचेगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है। देखिए, जो भी इस तरह की टूरिस्ट ट्रेन है जिसको प्राइवेट प्लेयर अगर संचालित कर रहा है तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईटी नेटवर्क को यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। तो बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ये आईटी नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की है। इसमें होगा कि जो भी तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो उन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, मतलब वहाँ पर बेहतरीन इंटरनेट हो, सुविधा हो, वहाँ तकनीकी लैपटॉप से लेकर नेटवर्किंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें, वो सब। और वो जो जिम्मा दिया गया है वो रेलटेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। रेलटेल कॉरपोरेशन रेलवे का एक हिस्सा है, एक कंपनी है, तो वही वहाँ पर पूरा काम वो करने जा रही है। ठीक है, तो बिहार की बात कर लें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजधानी पटना है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 की किस तरह की दूसरी मीटिंग वाशिंगटन DC अमेरिका USA में हुई है आयोजित? आंसर होगा वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की मीटिंग। ठीक है, कब से कब तक हुई है मीटिंग? तो ये मीटिंग हुई है 12-13 अप्रैल को वाशिंगटन DC में। दरअसल वहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होनी थी, तो उसमें भी तमाम जो देश हैं G20 के, ख़ासतौर पे वो सब उनके वित्त मंत्री वगैरह भी मौजूद होने थे। तो इंडिया ने ये मीटिंग वहाँ पर आयोजित की और इस दौरान RBI के चीफ शक्तिकांत दास वो थी और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद थी। ठीक है, अब फॉरेन रिलेटेड जो भी इवेंट हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए हैं? आंसर होगा सूडान। ठीक है, तो वहाँ से लोग भारतीयों को निकालने के लिए एक मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है। अफ्रीकी देश है सूडान, एक बार मैप के थ्रू आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है सूडान। डेली के वीडियो में मैंने बताया है 2 दिन। ये रहा प्यारा भारत अपना, सूडान जो है वो अफ्रीका में, और ये है अफ्रीका महादेश विशाल, और उसी में ये रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है सूडान। ठीक है, सूडान पूछा जा सकता है क्या ये लैंड लॉक्ड कंट्री है? नहीं, ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, रेड सी से इसका कनेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी तो आप जानते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है, जैसे CRPF है इंडिया में, BSF है, इस तरह की। तो वहाँ ना आर्मी की जैसे ही पावरफुल है वो पैरामिलिट्री फोर्स, तो उसने उन दोनों के बीच में जंग चल रही है और उसी में 3000 भारतीय वहाँ फंस गए। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बताते हैं थोड़ा सा डिटेल। और किस देश में सत्ता पर कब्जे के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में खूनी संघर्ष चल रहा है और भारतीय नागरिक सहित कई लोगों की मौत हो चुकी है? आंसर होगा सूडान। ठीक है, तो सूडान, वहाँ की जो राजधानी है ना खार्तूम, तो वहीं पर सबसे बड़ा ये युद्ध चल रहा है, खार्तूम सूडान में है। ठीक है, तो हुआ ये कि 25 अक्टूबर 2021 को वहाँ की सेना ने 2021 में तख्ता पलट कर दिया था, राष्ट्रपति को हटा दिया था, जेल में डाल दिया था। उसके बाद वहाँ पर एक यूनिवर्सल काउंसिल बनी थी, सार्वभौमिक परिषद, और उसमें सेना आर्मी चीफ और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ वो दोनों मिलकर चला रहे थे। तो उस काउंसिल के अध्यक्ष सेना प्रमुख थे और उपाध्यक्ष जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके चीफ हैं, लेकिन दोनों में तनातनी हो गई कि देश को हम ही चलाएंगे। ठीक है, तो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स बहुत मजबूत है, मिलिट्री के बराबरी ताकत है उसके पास, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम है उसका, RSF। तो दोनों में ये भीषण संघर्ष हो गया। पहले आर्मी के पास वहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद और ये TV स्टेशन, रेडियो स्टेशन, इन सब का कब्जा था, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स ने जाकर वहाँ पर सारे पर कब्जा कर लिया। ओके, अच्छा, दुनिया के जो तमाम देश हैं वो वहाँ की सेना से बात कर रहे हैं और सेना कह रही है कि भाई हमारा तो एयरपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्स ने कब्जा किया हुआ है, तो हम निकालें कैसे आप लोगों को? तो अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देश ये कोशिश में है कि उनके जो राजनयिक हैं, उनके जो लोग हैं, उनको भी निकाल लिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन
युद्ध चल रहा है, एयरपोर्ट पर भी युद्ध चल रहा है, एयरपोर्ट पर कब्जा पैरामिलिट्री फोर्स का हो गया है, तो इसलिए कोई वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। हाँ, कुछ लोगों की, आज मैं ये खबर पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, कि करीब 124 लोगों को वहाँ से निकाला गया है, तो उसमें से कुछ भारतीय हैं, बाकी अलग अलग देशों के लोग हैं। तो वो हो ये रहा है कि उनको रोड के माध्यम से फिर उसी के दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। राजधानी में तो युद्ध चल रहा है बहुत भयानक, ठीक है। तो अभी वहाँ पर लगातार युद्ध चलेगा, बहुत गंभीर हालात हैं, ये देख रहे हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए हैं? आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया हुआ है। फैसला बहुत पहले लिया और अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो 15 अप्रैल को उसका जो 3 न्यूक्लियर प्लांट जो बचा हुआ था उसको भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? क्योंकि जर्मनी सरकार का ये मानना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सेफ़ नहीं हैं और उससे खतरा हो सकता है। एक तो कचरा भी निपटारा बड़ा मुश्किल होता है। जर्मनी यूरोप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर है, कचरे का निपटारा भी मुश्किल होता है, उसको नष्ट करना, क्योंकि वो सैकड़ों सालों तक वो न्यूक्लियर जो रिएक्टर से निकला हुआ जो रेडिएशन है वो रहता है, तो उसको दबाना, उसको रखना बड़ा मुश्किल काम। तो इसलिए उसने सोचा कि हम इसको बंद करते हैं और सारा शिफ्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, ठीक है। और अगर देखेंगे किस देश के पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और कितना % यूज़ कर रहा है बिजली का, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है 96 पावर प्लांट। उसके बाद फ्रांस के पास है 58, फिर चीन के पास है 50, फिर रूस के पास है 39 न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर इंडिया की बात करेंगे तो 22 पावर प्लांट हैं और अपनी बिजली ज़रूरतों का 1.6% जो है वो इंडिया उससे पूरा करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरा करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किस देश के राज्य टेक्सास में डेयरी फार्म में आग लगने की वजह से 18,000 गायों की मौत हो गई? आंसर का USA, अमेरिका, ठीक है। तो वहीं पर ये घटना हुई है। टेक्सास अमेरिका का एक राज्य है। 10 अप्रैल को दूध निकालने के लिए गायों को बाड़े के होल्डिंग पेन में ले जाया जा रहा था, तभी कोई इक्विपमेंट विस्फोट हो गया। अब 18,000 गायें थी एक साथ, तो बड़े बड़े इक्विपमेंट थे, विस्फोट हुआ, आग लग गई और फिर 18,000 गायें जल गई। अमेरिका की बात हो रही है, प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अगला क्वेश्चन, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन? मोजाम्बिक, आंसर होगा एस जयशंकर, विदेश मंत्री। उन्होंने 13 से 15 अप्रैल को मोजाम्बिक की यात्रा की है। मोजाम्बिक कहाँ है, एक बार मैप में देख लेते हैं। प्यारा भारत है। मोजाम्बिक जो है ना वो अफ्रीकी देश है, तो ये विशाल अफ्रीका है और यहाँ पर ये रहा मोजाम्बिक। इसकी सीमा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मालावी, तंजानिया इन सबसे मिलती है और ये है हिंद महासागर इधर, ठीक है। तो इसकी राजधानी है मापुटो, तो वहीं की उन्होंने यात्रा की और भारतीय सहयोग से कई सारे प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए। मोजाम्बिक, उसकी राजधानी मापुटो है, प्रेसिडेंट है फिलिप न्यासी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस अफ्रीकी देश में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की? आंसर होगा मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक में ही यात्रा की। मोजाम्बिक में जो भारतीय रेल कंपनी है राइट्स, यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, तो उसी के सहयोग से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है रेलवे का और भारत में निर्मित ट्रेनें वहाँ पर हैं, संचालित हो रही हैं, जा भी रही हैं यहाँ से ट्रेनें, मतलब ले जाके वहाँ रन कराया जा रहा है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री ने किया है? एस जयशंकर ने। आंसर होगा इसका मोजाम्बिक, ठीक है। तो 13 अप्रैल को बुजी ब्रिज, ये देख रहे हैं ब्रिज, और ये है बुजी रिवर पर, तो बुजी ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया है और 132 किलोमीटर लंबा एक परियोजना है, उसमें भारत ने फंड किया हुआ है, भारत के एग्जिम बैंक ने, ठीक है। तो उसी का एक ब्रिज है, एक पार्ट है, तो उसी का उद्घाटन एस जयशंकर विदेश मंत्री ने किया है। और अब ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। किस राज्य के 2 तटीय जिले, क्या नाम है उसका?
केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुरा, तो वहाँ पर मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली बार गणना की गई है? आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, और ये जो गणना हुई है उसमें टोटल 179 मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पाए गए हैं। ये खास तौर पर मैंग्रोव के जंगल में ही पाए जाते हैं। ये है पक्षी, पिट्टा पक्षी इसको कहते हैं। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और अब दिवस से रिलेटेड अब हम इस वीकली करंट अफेयर्स के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, पसंद आया हो लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन होगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। आंसर होगा इसका 22 अप्रैल। और थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे। आंसर होगा 21 अप्रैल को। थीम क्या है? विकसित भारत, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। आंसर होगा 18 अप्रैल को। और थीम क्या है इसकी? विरासत परिवर्तन, हेरिटेज चेंजेस। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, विश्व लिवर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिवर डे। विश्व यकृत दिवस। आंसर होगा 19 अप्रैल को। ठीक है। और थीम क्या है इसकी? सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। अगला क्वेश्चन, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अप्रैल को। थीम क्या है? एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा करना। सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। आंसर होगा 17 अप्रैल को। और थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक मानक के अनुरूप रक्तस्राव की रोकथाम। अगला क्वेश्चन, समथुवा नाल यानी समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस दिवस की घोषणा की हुई है। इस दिन किसकी जयंती होती है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे। आंसर का 15 अप्रैल। ठीक है। थीम क्या है? आर्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ, कला स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे। आंसर का इसका 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और डेली का कल मॉर्निंग को करंट अफेयर्स देखना मत भूलना। बाय।